हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब महिला सुपरवाइज़र की हमारी भर्ती आएगी, कब हम फॉर्म भरेंगे और कब एग्ज़ाम देंगे। तो बहुत जल्द ये भर्ती शायद आपको देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से कैलेंडर में दिया हुआ था सिस्टम। पूरा मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी आपके सभी डाउट थे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। ठीक है, अब इसी सीरीज में आप सभी बात कर रहे थे कि सर एमसीक्यू वाला जो पार्ट है, पार्ट 4 आपने स्टार्ट किया है। अब आप इसके थ्योरी वीडियोस कब से लेकर आ रहे हैं? तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है, जैसे इसी प्रकार पार्ट 3, पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट, हर पार्ट के डिटेल में थ्योरी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4, जो कि है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। चलिए पार्ट 4 के थोड़े सिलेबस से आपको रूबरू कराया जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पार्ट 4 में पहली वाली जो यूनिट के रूप में दिया है, बाल विकास का परिचय। और बाल विकास परिचय में इसमें भी अगर हम पहला टॉपिक उठाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले एक सिद्धांत। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बुनियादी अवधारणाएं, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल विकास है, इसकी बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा इसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि एक छोटा सा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये जो दिया है ना, ये पूरा आप आगे देख पाएंगे कि वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत। तो ये वृद्धि एवं विकास, तो विकास के सिद्धांत हैं, उनके लिए अलग से वीडियो आएगा। उसके बाद फिर हम विकास के महत्वपूर्ण चरण पढ़ेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। इस प्रकार हर एक के अलग अलग वीडियो सिस्टमेटिकली आपके लिए आएंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम शाला पूर्व शिक्षा परिचय, जिसमें हम इस प्रकार से आगे इसको बढ़ाएंगे। जैसे ये हमारा इधर ये चलते रहेंगे और इसी के समानांतर क्रम में हम कोई एक अन्य और पार्ट भी थ्योरी वीडियो वाला आपके लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं से। सभी लोग जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बात, सबसे पहली जो बेसिक चीज आती है वो निकल के आती है कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है साहब? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जर्मन दार्शनिक रूडोल्फ गोइकिल द्वारा किया गया। ये थोड़ी सी को हो सकता है इसमें कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसको मैंने अच्छे से मॉडिफिकेशन किया है, नई नई चीजें आपके लिए ऐड की गई हैं। ठीक है, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए काफी चीजों को कवर किया है। तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले कौन थे? तो जर्मनी के दार्शनिक थे रूडोल्फ गोइकिल। इनके द्वारा साइकोलॉजी शब्द प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान को ही इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइकोलॉजिया से। किससे उत्पत्ति हुई है? साइकोलॉजिया से मानी जाती है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। एक है साइके, यानी कि PSYCHE, साइके, और लोगोस, एक है लोगस। तो साइके प्लस लोगस, ये दो शब्द मिलकर एक शब्द बना जो कि कहलाया आपका साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए, और ये नोट्स वाला जो ये जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, तो सब PDF जितनी भी है मैं वहीं डालता जा रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। चलिए बाकी के और मैं नोट्स पे भी काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो कोशिश रहेगी कि जैसी विज्ञप्ति आती है आपकी तो वहाँ पर नोट्स भी आपको मैं अवेलेबल करा पाऊँ। है ना, बहुत सी चीज़ें सोच रखी हैं। अगर समय रहा, चीज़ों ने साथ दिया तो शायद बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, एक नया बात करें ग्रीक भाषा में। देखिए, ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ कुंवारी सुंदर कन्या से है, जिसके तितली के समान सुंदर पंख हो, तथा लोगस का अर्थ मानव की नश्वरता से जोड़ा गया है। हो सकता है कि ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो घबराना मत। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होगी लैटिन भाषा में। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीक भाषा में, तो ये ध्यान देना। ठीक है ना, ग्रीक भाषा में अगर इसका अर्थ निकाला जाएगा तो साइकी का अर्थ है कुंवारी सुंदर कन्या से जिसके तितली के समान सुंदर पंख हो, तथा लोगस का अर्थ है मानव की नश्वरता से। लेकिन सामान्यतः हमारे लिए जो प्रयोग में आती है वह लैटिन भाषा बहुत ज्यादा चलन में है। तो लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ है आत्मा से। ठीक है, और लोगस का अर्थ है विज्ञान अथवा किसी विषय वस्तु के व्यवस्थित अध्ययन से लगाया जाता है। ठीक है, लोगस यानी कि स्टडी किसी चीज की।
तो यहाँ पर हम किसके बात करते हैं, आत्मा का विज्ञान या आत्मा की स्टडी के बारे में बात हो रही है। तो लैटिन भाषा का जनरली आपसे पूछा जाता है, इस प्रकार इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। तो क्या कह रहे थे, साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान। अगला है कि मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी का आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे अरस्तु। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो किसने कहा, अरस्तु ने कहा। आपसे पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप देख पा रहे हैं रूडोल्फ गोइकिल ने सबसे पहले। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो साइकोलॉजिया से मानी जाती है। साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बता पाएंगे साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ क्या है, तो आत्मा है, और लोगस का अर्थ क्या है, तो विज्ञान या किसी विषय वस्तु का व्यवस्थित अध्ययन से है। ठीक है, चलिए यहां तक बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं आगे, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं। जो साइकोलॉजी है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और क्या क्या इसकी स्टेजेस हैं, इससे जनरली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बनते हैं इससे। तो इसके स्टेज हैं, उनको हम बात करेंगे। पहली प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था को कहा गया आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया, प्रथम अवस्था को आत्मा का विज्ञान। ये याद रखना है कि कौन सी स्टेज को कभी व्यवहार का विज्ञान, कभी आत्मा का, कभी मन का, हर एक में अलग अलग कुछ कहा गया है। ठीक है, तो प्रथम अवस्था को कहा गया आत्मा का विज्ञान। और यह कब कहा गया, कब की मानी जाती है, तो ये लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। इसमें जो प्रमुख मत दिए थे आत्मा के विज्ञान मानने के लिए मनोविज्ञान को, वह दिए थे अरस्तु, प्लेटो व देकार्ते। इन तीन लोगों के प्रमुख मत थे। आत्मा के रंग, रूप और आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो आपके लिए यहां से बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से हो जाते हैं, हालांकि इसका मैं एमसीक्यू वीडियो भी लाऊंगा अब आपको। अब जो इसके बाद एमसीक्यू आएगा उसको लगाने में आपको मजा आएगा। प्रीवियस ईयर चल ही रहा है, ये थ्योरी हो गई और इसके बाद फिर एमसीक्यू लगाइए, तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए तो वैसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम अवस्था को कौन सा विज्ञान माना गया, तो आत्मा का विज्ञान। कब, किस समय मानी जाती है, तो लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास। और किन मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख मत दिए गए इसमें, तो अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था को कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और इसका समय काल की अगर हम बात करेंगे तो यह है लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास। इसमें जो प्रमुख मत दिए थे वो लेबनिज, लॉक, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड ने प्रमुख मत दिए गए थे। मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण भाई साहब इसको भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। देखिए पहला वाला उसमें आत्मा का डिसाइड ही नहीं हुआ भाई, तो इसलिए उसका क्या कर दिया गया, उसको अस्वीकार कर दिया गया। इसमें मस्तिष्क का डिसाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। क्वेश्चन सेकंड से बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय अवस्था से कौन सी अवस्था कहा गया, तो मन या मस्तिष्क की अवस्था। समय काल पूछेगा तो लगभग 17वीं शताब्दी। और इसमें किन के प्रमुख मत दिए गए, तो लेबनिज, लॉक, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड के द्वारा। क्लियर है बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था को कहा गया चेतना का विज्ञान। क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान। समय काल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18 से 19वीं शताब्दी के बीच। किन के प्रमुख मत हैं, तो वाइल्स, जेम्स वुंट और टिचनर व जेम्स सल्ली, इनके द्वारा प्रमुख मत दिए गए। ठीक है, तो तृतीय अवस्था को क्या माना गया, चेतना का विज्ञान। और समय काल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18 से 19वीं शताब्दी। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहां तक। अब कुछ बेसिक फैक्ट आते हैं। इस संदर्भ में विलियम जेम्स ने क्या किया, 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेख किया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, तो विलियम जेम्स ने इसको लिखा है। और किस सन में प्रकाशित की थी, तो 1890 में। अगला है कि मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है। इस कार्य में अंतः दर्शन विधि को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं आप पढ़ चुके हैं। अब अगली अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हम चतुर्थ अवस्था की ओर। चतुर्थ अवस्था को कहा गया व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं कि आत्मा का विज्ञान कब कहा गया, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चतुर्थ अवस्था को हम क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान। समय काल पूछेगा तो लगभग 20वीं शताब्दी। और इस हेतु पहला प्रयास किया था विलियम मैकडूगल ने। किसने पहला प्रयास किया था, विलियम मैकडूगल ने। और 1908 में 1908 में मैकडूगल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका शीर्षक था
इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो मैकडूगल ने जो किताब लिखी उसका क्या नाम था? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। याद रखेंगे। चलिए, अब कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं जो कि हो सकता है कि पूछ ली जाए, तो इसलिए हम इसको देखते हुए चलते हैं। वुडवर्थ के अनुसार क्या कहते हैं वुडवर्थ महोदय? ये कहते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। देखिए, चारों की चारों जो मनोविज्ञान की अवस्था है उनको बेल तरीके से डिफाइन कर दिया, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। किसने? वुडवर्थ ने। क्या कहते हैं वुडवर्थ? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये डेफिनेशन, तो याद रखें इसको। ठीक है, चलिए, वॉटसन क्या कहते हैं? वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसके द्वारा कहा गया? वॉटसन के द्वारा कहा गया। तो ये तो हमने बेसिक सी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे भारत में मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वह किस तरीके से हुआ, किस प्रकार यह आगे बढ़ा, इसमें डिस्कस करते हैं। तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ। तो भारतीय मनोविज्ञान कहाँ से शुरू हो रहा है? 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और यहाँ पर एक प्रोफेसर हुआ करते थे गिरिंद्र शेखर बोस। इन्होंने यहाँ पर 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? गिरिंद्र शेखर बोस के द्वारा की गई। कब की गई? 1922 में की गई। ठीक है, एक थे दुर्गानंद सिन्हा। कौन थे? दुर्गानंद सिन्हा। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। दुर्गानंद सिन्हा ने एक किताब लिखी जो कि थी साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। तो दुर्गानंद सिन्हा की आप एक किताब का नाम याद रख सकते हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन फिर पुनः से आती हैं और यहाँ पर फिर मुझे लगा कि ये शायद हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मॉन्टेसरी क्या कहती हैं यहाँ पर? तो मॉन्टेसरी ने शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो जिस शिक्षक को जिस तरीके से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा, जितनी अधिक नॉलेज होगी, वह उसको बेहतर तरीके से बच्चों के साइकोलॉजी को समझ पाएगा और उस तरीके से बेल्ट तरीके से वो बच्चों को टीच कर पाएगा। ठीक है, पील के अनुसार क्या कहते हैं? पील, चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन दे दी है, याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसके द्वारा कहा गया? तो पील के अनुसार कहा गया। स्टीफन क्या कहते हैं? स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। स्टीफन क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने चीजें जान ली। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विद्यार्थी हेतु उपयोगिता। तो क्या क्या उपयोगिता हो जाएंगी? कि स्वयं के व्यक्तित्व का ज्ञान, जिसके द्वारा वह अपनी वास्तविक क्षमता तथा विशेषताओं को समझ पाता है। जब साइकिन यानी कि बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बच्चे के लिए किस तरीके से यूजफुल है, तो इससे बच्चा क्या अपनी पर्सनैलिटी को नॉलेज हो पाती है उसे, और उसे पता चल पाता है कि मेरी वास्तविक रूप से मेरी किस क्षेत्र में विशेषताएं और किस क्षेत्र में मेरी विशेष क्षमताएं हैं जहां पर मैं अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति का ज्ञान हो पाता है बच्चे को। अगला है शिक्षण प्रशिक्षण तथा अधिगम हेतु उपयोगी उपकरणों तथा उसको उपयोग में लाने का ज्ञान हो पाता है। तो ये थी बात, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे के लिए किस तरीके से यूजफुल है। ठीक है, चलिए अब इसी में एक टॉपिक देखिए, बुनियादी अवधारणा हमने जान ली, जिसमें हमने बेसिक जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे में बेसिक जो फैक्ट बन सकते हैं वो हमने जान लिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इसी का एक आगे का पार्ट है वृद्धि और विकास। जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ पार्ट 4 के,
उसमें से इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। चलिए, तो हम जानते हैं वृद्धि के बारे में, ग्रोथ क्या होती है। देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, जैसे अगर हम बात करें कि बच्चा छोटा था, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके हाथों की लंबाई बढ़ रही है, पैरों की लंबाई बढ़ रही है, सर पहले छोटा था, अब सर बड़ा होता जा रहा है, उंगलियां पहले इतनी बड़ी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी होती जा रही है। यानी कि जो हमारा शारीरिक ढांचा है वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? वृद्धि कह रहे हैं। सोरेनसन महोदय क्या कह देते हैं यहाँ पर कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही क्या है? वृद्धि है। अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन आगे किया जाएगा। जब हम वृद्धि और विकास के जब अंतर जानेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ग्रोथ हो रही है वो वृद्धि है। और विकास क्या है? तो इंटरनली, आंतरिक रूप से अगर हम बात करें, हमारे जो सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, सांवेगिक विकास है, जो हमारे भाषाई विकास है, बौद्धिक विकास है, इन सभी में मैच्योरिटी आ रही है। इन सभी में जो विकास हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अभी और अच्छे से देखिए, समझिए इसको। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वृद्धि और विकास, इन दोनों में क्या अंतर है। अब आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए, वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, यानी कि हमारे शरीर में कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। तो स्वाभाविक बात है, इसका स्वरूप कैसा है? वृद्धि का बाहरी है, क्योंकि हम इसे देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जी हाँ, लगभग अगर हम बात करें 22-23 साल के आसपास जाके हमारे शरीर की जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी ग्रोथ हो चुकी होती है। अब उसमें किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कि हम कहें कि हमारे हाथों की जो लंबाई है थोड़ी छोटी रह गई, इसमें थोड़े से और बड़े होने चाहिए थे। क्या ऐसा संभव है? जी नहीं। अगर हम कहें हमारे जो कान है वो थोड़े छोटे रह गए, बड़े होते अगर हाथी के बराबर तो हम हवा कर लेते। ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक वृद्धि कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? रुक जाती है। चलिए, अगला अगर हम बात करें, वृद्धि का हम सीधा मापन कर सकते हैं। बिल्कुल, वृद्धि का हम सीधा मापन इसलिए कर सकते हैं कि अगर आपके समक्ष कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, तो आप उसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इसकी लंबाई इतनी होगी, लगभग इसके अंदर लगभग इतना वजन होगा, क्योंकि आप उसका प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है, तो आप उसका प्रत्यक्ष क्या कर पा रहे हैं? मापन कर पा रहे हैं। चलिए, अगला बात करें कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, सिक्वेंशियल नहीं होती। कैसे नहीं होती? तो आप देख पाइए प्रत्यक्ष रूप से कि शैशवावस्था में जब बच्चे का जन्म हुआ, गर्भावस्था, आगे आगे शैशवावस्था बढ़ती जा रही है, बच्चे की जो है वो वृद्धि होती हुई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, ये धीमी पड़ती है और बाल्यावस्था आती है, तो वहां पर बच्चे की जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो थोड़ी रुक सी जाती है। हम सोचते हैं बच्चे को हॉर्लिक्स पिलाओ, बॉर्नवीटा पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ, इससे क्या होगा? बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो बढ़ेगी। कैसा पॉसिबल है? जी नहीं। अभी क्या है कि यह क्यों हो रहा है सर ऐसा वास्तविक रूप से, कि शैशवावस्था में तो सारी ग्रोथ हो गई, बाल्यावस्था में धीमी हो गई, फिर पुनः किशोरावस्था में फिर फिजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं, फिर फिजिकल ग्रोथ होने लग जाती है। तो हाँ, ये आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको जो सिद्धांत हैं अभी वृद्धि और विकास के, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उनमें से एक सिद्धांत है, बालक का विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। तो वहां पर आप इसको और अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि कैसे नहीं चल रही? क्रम के अनुसार नहीं चल रही, कभी तेज हो रही है, कभी धीमी हो रही है, कभी तेज, कभी धीमी। ठीक है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव से तात्पर्य आप इसको प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष मापन कर पा रहे हैं, तो ये किस तरीके की है? परिमाणात्मक है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप इसको समझिए कि अगर किसी की फिजिकल ग्रोथ हो रही है, कोई बढ़ता जा रहा है, भैया उसमें 50 किलो वजन हो गया, तो ये नहीं है कि वो मानसिक रूप से, भाषाई रूप से, सामाजिक रूप से, इन क्षेत्रों में भी, उसके विकास के क्षेत्रों में भी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, बहुत से लोग देखने को मिलते हैं 40 किलो के हैं, शारीरिक रूप से ग्रोथ हो गई, लेकिन मानसिक रूप से विकसित नहीं हुए, भाषाई रूप से विकसित नहीं हुए। तो इस वजह से, ठीक है ना? तो शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वृद्धि की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने वृद्धि की बात करी, जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर विकास की बात हो जाएगी। जब वृद्धि का स्वरूप बाहरी था तो विकास का स्वरूप कैसा हो जाएगा? आंतरिक हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी का मानसिक विकास कितना हुआ है, भाषाई विकास कितना होता है, सामाजिक विकास कितना हुआ है, इसका आप पता नहीं लगा सकते। अगर मैं आपके समक्ष आ जाऊं और सामने खड़ा हो जाऊं तो आप मुझे देखकर पता नहीं लगा सकते कि मेरे अंदर जो डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है। तो विकास कैसा होता है? आंतरिक होता है।
विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, यानी कि हर आखिरी सांस तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसमें कभी भी कुछ नहीं है। अगर आप कहते हैं सर हम 50 साल के हो गए, एक बार मन में इच्छा है कि एक बार और कोई एग्जाम दे लें या कोई भी परीक्षा दे लें, तो बिल्कुल दे सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अगर मैं आपके समक्ष खड़ा हूं तो आप मुझे देखकर पता लगा पाएंगे कि मेरे लगभग लंबाई कितनी है, मेरा लगभग वजन कितना है, तो वो वृद्धि के बारे में आपने पता तो लगा लिया। लेकिन विकास के लिए अगर हम बात करें तो विकास में ये नहीं पता लगा सकते आप कि मेरा मानसिक विकास कितना हुआ है, भाषाई विकास कितना हुआ है, सामयिक विकास कितना हुआ है। तो सीधा मापन संभव नहीं है। इसके लिए आपको मुझसे क्या होंगे, प्रश्न पूछने पड़ेंगे, कुछ विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेरा विकास के क्षेत्रों का पता लगा पाओगे। क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं कि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। हाँ जी, विकास सिस्टमेटिकली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो डेवलपमेंट भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता हुआ जाता है, एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। चलिए, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ दोनों को फोकस करता है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है पेपर में। तो विकास कैसा है? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। सर इसमें परिमाणात्मक को क्यों ले रहे हो? क्योंकि वृद्धि जो है ना वो विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि विकास का ही हिस्सा है, इसलिए विकास वृद्धि केवल और केवल कैसी है? परिमाणात्मक है। और विकास कैसा है? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है। चलिए, अब क्या है, विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वृद्धि होगी तो ही ग्रोथ होगी, मतलब डेवलपमेंट होगा। कई जगह आपको देखने को मिलता है कि एक 10 साल का बच्चा है और परीक्षा दे रहा है ग्रेजुएशन की। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी शारीरिक ग्रोथ नहीं हुई, तो क्या हुआ, उसका मानसिक रूप से डेवलप हो चुका है, इसलिए वो इस लेवल तक पहुंच चुका है ना? तो डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ का होना जरूरी नहीं है। तो ये वृद्धि और विकास के बीच की जो बात है वो आपको लगभग समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो विकास के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास यानी कि जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसे आप इसके अंदर लेंगे संज्ञानात्मक विकास को। भाषाई विकास, भाषात्मक लैंग्वेज पर जो कमांड हो रही है। सामाजिक विकास, सोसाइटी में किस तरीके से लोगों के साथ हमारा क्या व्यवहार हम प्रदर्शित करते हैं। नैतिक विकास, मोरालिटी की हमें कितनी समझ है, नैतिकता को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया भी था, आगे चलेंगे हम इसको पढ़ेंगे भी। और संज्ञानात्मक विकास के भी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में, ये सभी आगे चल के आपके स्पेशल चैप्टर भी हैं। इमोशंस, तो इमोशंस जो होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, हंसना रोना, ये सभी। तो सामयिक विकास और क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है जो सिस्टमेटिक पहले दिन से जो प्रीवियस ईयर वाली जो सीरीज है, यानी कि जो उस समय जो पेपर हुआ था महिला सुपरवाइजर का, उसको अगर आप देख रहे होंगे तो वो शायद इस क्वेश्चन को कैच कर पाएंगे। क्रियात्मक विकास के 2 बार क्वेश्चन आए थे और वो क्वेश्चन कैसे थे, चलिए यहां से पकड़ते हैं। मोटर डेवलपमेंट, जब बच्चे की काम करने की जो क्षमता का विकास हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास कहते हैं। और क्रियात्मक विकास होते हैं 2 तरीके के, सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय। ये पेपर में था आपके आए हुए थे, इसमें से 2 क्वेश्चन एज इट इज, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ है। सूक्ष्म पेशीय में क्या होता है कि जब बच्चा छोटी छोटी गतियों के साथ काम करता है, जैसे कि लिखना, ब्लॉक बनाना, यानी कि जहां पर शरीर की कम मांसपेशियां लगती हैं तो वो सूक्ष्म पेशीय है। और जहां पर ज्यादा मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है, बड़े रूप में कार्य करना पड़ता है, तो वो स्थूल पेशीय है। जैसे कि जब बच्चा थोड़ी बड़ी गतिविधियों के साथ काम करता है, जैसे कि उछलना, कूदना, दौड़ना, तो वो क्या है? स्थूल पेशीय है। याद रखिए, क्या है? सूक्ष्म पेशीय छोटा है, सूक्ष्म पेशीय छोटा है, और स्थूल पेशीय कैसा है? बड़ा है। सर हम तो भूल जाएंगे सूक्ष्म में स्थूल में, इंग्लिश में याद रख लीजिए फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर। सर फिर भी भूल जाएंगे तो ऐसा रखिए सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से एकदम ऐसी चीजों को देखते हैं जो बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं दे रही, तो छोटी चीजों। स्थूल मतलब थोड़ी सी बड़ी चीजें होंगी, स्थूल से आप स्कूल को लिंक कर लो, बड़े होने पर स्कूल जाएंगे। तो कैसे भी करके याद रखना है, बस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है ना? चलिए, तो ये थी बेसिक बात यहाँ तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर, वीडियो पर जो भी आपके राय हो वो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और बाकी के इसके रेगुलर वीडियो अपडेट आपको मिलते ही रहेंगे। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।